हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा सिलेबस है 11th का केमिस्ट्री का, वो डिस्कस किया था। देखा था कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा था कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं और कुछ हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर 1, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में, और चैप्टर को बेसिक टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, चलिए बाकी आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। चलिए, तो हेट्रोजीनस होमोजेनस मिक्सचर के बारे में बात हो गई थी लास्ट लेक्चर में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज है, एक फिजिकल और एक केमिकल। ऑब्जर्वेबल विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ये कैसी होती है? ऑब्जर्वेबल होती है, यानी कि अवलोकनीय होती है। ठीक है, दीज इंक्लूड कलर, टेक्सचर। तो इनमें क्या होता है? कलर, टेक्सचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। ठीक है, तो भौतिक गुणों में यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यही सब के बारे में पढ़ते हैं। कलर, टेक्सचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये हमारे काम कहाँ पर आएगा? जब हम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे या जो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं पर हमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी होगी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल रिएक्शंस बोले, तो इसमें हम रिएक्शंस भी देखते हैं, प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि कंपोजिशन में चेंज किए बिना जब हम देखते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी। जब ये कंपोजिशन अगर चेंज हो जाते हैं, यानी कोई नया पदार्थ हमें देखने को मिलता है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वे गुण होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन या प्रतिक्रियाओं के दौरान प्रकट होते हैं। ठीक है, इन गुणों के आधार पर निर्धारित होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा या नहीं। तो इससे ही हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इन गुणों के माध्यम से हम ये है जान सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो क्या जान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा? तो देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानना तो इजी था। ठीक है, डिफरेंट थोड़ा यहाँ पर ही है। डिफिकल्ट भी हम नहीं बोलेंगे, हम डिफरेंट बोलेंगे। चलो, सबसे पहला है फ्लेमेबिलिटी, यानी कि अग्नि प्रतिरोध। तो कुछ प्रमुख रासायनिक गुण हम डिस्कस करेंगे, जैसे फ्लेमेबिलिटी। तो फ्लेमेबिलिटी ये गुण बताता है कि कोई पदार्थ आग के संपर्क में आकर जलता है या नहीं। ठीक है, जैसे हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम आग के संपर्क में जलता है क्या? क्या वो ज्वाला बनाता है क्या? तो देखो, वो आग के संपर्क में आके जलता तो है, लेकिन कैसे जलता है? बिना ज्वाला के। यानी कि जलता कैसे? एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है। पानी की बात करें तो पानी नहीं जलता, धातु नहीं जलता, कुछ जलता है। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो भी मेटल है, तो कैसे जलता है? ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ। ठीक है, तो जैसे कि लकड़ी, पेट्रोल आदि जल सकते हैं, जबकि पानी या धातु नहीं जलते। ठीक है, तो पहली हो गई फ्लेमेबिलिटी। दूसरा है ऑक्सीडेशन। यह गुण पदार्थ के ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाता है। तो क्या बताता है? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता है उसको बताता है। ठीक है, जैसे लोहे का जंग लगना, ये भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है
लोहे में जंग लगना, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने क्या पढ़ा था कि आयरन किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ या मॉइस्ट एयर के साथ। ठीक है, और प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जंक बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन की। एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं। यह गुण बताता है कि कोई पदार्थ एसिड या बेस के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, एसिड या बेस यानी कि अम्ल या क्षार के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा या नहीं। उदाहरण के लिए जैसे कि बात करते हैं बेकिंग सोडा और सिरका यानी कि एसिटिक एसिड। तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सिरका यानी कि एसिटिक एसिड CH3COOH मिलाया जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि ये क्या है, एक बेस है बेकिंग सोडा और सिरका क्या है, एसिड है। इसमें क्या पाई जाती है, एसिटिक एसिड पाई जाती है। तो लिख लेंगे एसिटिक एसिड क्या पाई जाती है, एसिटिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें एसिड के साथ जब इसकी प्रतिक्रिया यानी कि इन दोनों को मिलाया जाता है, रिएक्शन कराई जाती है, तो वहां से क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। अब ये कैसे पता चलेगा, ये जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो क्या कराया जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाता है, पास थ्रू, किससे पास कराया जाता है, लाइम वाटर से, चूने का पानी। ठीक है, लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब हम इसे लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो ये लाइम वाटर को क्या कर देता है, ये बना देता है लाइम वाटर को मिल्की यानी कि दूधिया। कैसे बनाता है ये मिल्की, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं ना हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाने यानी कि लाइम वाटर से पास करवा रहे हैं, CO2 को पास करवा रहे हैं लाइम वाटर से। तो ये कैसा हो जाता है, लाइम वाटर दूधिया हो जाता है, जिससे ये पुष्टि हो जाती है, यानी कि ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो गैस है, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दूधिया कैसे हो जाता है, कंफर्मेशन तो हो गया, लेकिन ये दूधिया कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम एक्सेस में पास करवा रहे हैं, तो ये मिल्की होकर के वापस से क्लियर हो जाता है। ठीक है, वापस से साफ हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासेस में भी हमने देखा है, क्लास 10th में भी देखा है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हैं जो हमने क्लास 10th की रिएक्शंस हैं, क्लास 8th की रिएक्शंस हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि क्या क्या रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी। अगला है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की बात करते हैं यानी कि पारदर्शिता। यह गुण किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया की दर को दर्शाता है, यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट को बताएगा ये। उदाहरण के लिए सोना बहुत कम प्रतिक्रिया करता है जबकि लोहा अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन की, यानी कि ये क्या बताएगा, किसी भी पदार्थ की रिएक्टिविटी के बारे में बताएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, सोडियम, और कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं जैसे कि गोल्ड। ठीक है, बात की थी इसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमें बहुत सारी चीजों में मदद मिलती है, जैसे कि डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें बहुत हेल्प मिलती है रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुछ हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज थी मैटर की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एटम। तो एटम के बारे में बात करते हैं। एटम क्या है, इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल
क्या है, एक सबसे छोटा पार्टिकल है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भी भाग लेता है। और एक और बात कि कोई भी हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के। अब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम ही है। ठीक है, एटम वर्ड मीन्स नॉट टू बी कट, यानी कि जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है कि एटम जो है आगे चल करके एटम के क्या है बच्चों, 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, ये हमें पता है। वो तीनों सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, एक है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एक है प्रोटॉन, ठीक है ऐसे P, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें ये क्या है, एटम के सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पहले तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी, में क्या पढ़ा था, क्लास 10th में देखी थी, है ना, क्लास 9th में देखी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, थोड़ा सा देखी थी, बहुत डिटेल में नहीं बात करी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो उसको खैर हमें कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर भी देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा जाता है कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ना ही इसे डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि एटम के क्या होते हैं, सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो सब अटोमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है। ये तीन उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो, न्यूट्रल नेचर का ये होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो -1, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0। लेकिन अगर एग्जैक्ट हम चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज है विद अपोजिट साइन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है। अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा कम होता है, लगभग 2000 गुना कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर हम kg में, ग्राम में कर लेते तो उसको कम कर लेंगे, है ना, 3 कम कर लेंगे इससे। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6, लगभग दोनों का लगभग बराबर मास होता है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, केजी में, ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट की बात करते हैं, यानी कि एसआई यूनिट की बात करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या क्या है। ठीक है, The International System of Unit, in French system internationally unites, abbreviated as SI, was established in 1960 by 11th General Conference on Weight and Measures. SI system is a modification of metric system. मीट्रिक सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन ये है, एंड हैज 7 बेस यूनिट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 7 बेस यूनिट इसमें है, pertaining to the 7 fundamental scientific quantities। ठीक है, अब वो क्या क्या है, पहला है लेंथ, सिंबल क्या है लेंथ के लिए L, एसआई यूनिट क्या है मीटर, और सिंबल क्या है M। ठीक है, लेंथ मीटर। अगला है मास, मास का सिंबल है M। ठीक है, तो M लिखा होगा तो मास है, इसकी यूनिट है केजी, यानी कि किलोग्राम। ठीक है, टाइम पता है सबको, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। देखो कुछ कुछ तो इसमें से हमें पता है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है,
मास की यूनिट केजी है, ये हमें पता है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ये हमें पता है। अगर करंट की यूनिट पूछी जाए तो क्लास 9 10th में फिजिक्स में हमें पता ही थी, है ना। करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर है। टेम्परेचर की यूनिट भी पहले से हमें पता है, 9 10th में हमने पढ़ा है, केल्विन है। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट किया जाता है। पढ़ते थे ना हम, क्लास 10th में हमने पढ़ा है, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, जहां पर हम ओम के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, Q इक्वल्स टू आई टी, कैसे हम चार्ज निकालेंगे ये भी हमें पता था। ठीक है, तो आई यानी कि करंट को, जो सिंबल है करंट की क्वांटिटी के लिए वो है आई, इसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर, और इसका सिंबल है कैपिटल ए। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अगर हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात करें तो इसकी यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस कोई नहीं बोलेगा, सेल्सियस नहीं होती है, क्या है, केल्विन है। ठीक है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, सिंबल क्या है, के, कैपिटल के। ठीक है, अच्छा बाकी हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर को चेंज कैसे करेंगे। अगर दिया है तो सेल्सियस में कैसे करेंगे, सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कैसे करेंगे, और अगर सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड हम कर लेंगे, 273 ऐड कर लेंगे। अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो उसे सेल्सियस में लाने के लिए -273 कर लेंगे। टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है और उसे फ़ारेनहाइट में लाना है तो 9/5 इंटू जितना भी डिग्री सेल्सियस है प्लस 32 करके सॉल्व कर लेंगे, तो हम फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे। मान लीजिए केल्विन में दिया है तो फ़ारेनहाइट में करना है, तो केल्विन से पहले सेल्सियस में करेंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ठीक, चलो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को किसमें करते हैं, एन में। ठीक है, एन अगर यूनिट की बात करें तो मोल है, और सिंबल MOL यानी कि ई कम कर देंगे बस। अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो यूनिट है वो होती है कैंडला। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, और कैंडला का जो सिंबल है वो है CD। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये टेबल आपको जरूर नोट करनी है, आपकी एनसीईआरटी में भी सेम टेबल है, आप चाहे तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके या टिक उसमें मार सकते हैं। जो जो यूनिट आपको आ जाती है वो तो ठीक है, जो नहीं आती है वो आपको याद करनी है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो इतना हो गया है क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल्स यहाँ पर हैं, वो आपको देख लेने हैं। जैसे पी को आपको ध्यान रखना है, तो पी को 10 टू द पावर कितना होता है, 12, और इसके लिए है पी सिंबल। ठीक है, 10T, 10 टू द पावर -2C, डेसी डेका ये आप लिख लोगे। जेप्टो, नैनो। अच्छा, जेप्टो के लिए 10 टू द पावर -21, और नैनो के लिए 10 टू द पावर -9। बाकी माइक्रो यानी कि सिंबल है, म्यू सिंबल भी ध्यान रखना है, 10 टू द पावर -6। यहाँ से भी आप कुछ कुछ नोट कर सकते हो, जैसा जीगा, टेरा, मेगा, किलो। ठीक है, 10 टू द पावर 3 सबको पता है, डेका 10, हेक्टो 10 टू द पावर 2। ठीक है, इस तरीके से तो ये आप खुद से नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग जो SI बेस यूनिट थी उनके बारे में ही है। तो मीटर इज द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ट्रेवल इंटरवल ऑफ 1 बाय इतना ऑफ अ सेकेंड। किलोग्राम हम जानते हैं यूनिट ऑफ मास इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। सेम सेकेंड के लिए, कैंडेला के लिए, हर चीज के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा इन डेफिनेशन। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने ये टेबल लिख ली है, बहुत बढ़िया, और आप इसके साथ साथ जो है यहाँ पर डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए यहाँ से। आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे प्रिसिजन, एक्यूरेसी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। ठीक है, और कुछ लॉज भी डिस्कस करने हैं अलग अलग। इन्हें पढ़ने से पहले थोड़ा सा एटम के बारे में, जो अभी तक हम देख रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था,
हम एटम की बात कर रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर हम बात करें इनके चार्ज की, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है लेकिन साइन में अपोजिट होता है, और न्यूट्रॉन का वो 0 होता है चार्ज। ठीक है, अगर हम इनके रिलेटिव चार्ज की बात करें तो रिलेटिव चार्ज शॉर्ट में लिख लेंगे आर से, रिलेटिव चार्ज का है -1, +1 और ये है 0। ठीक है, फिर अगर हम इनके मास के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, मास अभी हम केजी में लिख रहे हैं ना, हमने क्या पढ़ा था कि जो मास है किस में लिखा जाएगा, अभी हमने यूनिट पढ़ी थी ना, तो वहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटॉन का मास है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और सेम न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के जैसा ही है, -27 kg। ठीक, क्लियर? ये हमने पढ़ा था, है ना, मास और चार्ज के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मास चार्ज रेशियो के बारे में। ठीक है, तो वो तो खैर हम यहाँ पर बाद में ही पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इतना पता है। अब कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर क्या होता है और कहाँ पर लिखा जाता है? तो देखो बच्चों, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। एटॉमिक नंबर इस तरीके से नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और मास नंबर जिसको डिनोट किया जाता है A से, उसे ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ये भी बात क्लियर है? ठीक, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिनोट किया जाता है Z से, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी एटम में जो है 12 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12 ही होगा। ठीक है, किसी में 16 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, अगर मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर A से डिनोट किया जाता है, और मास नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि किसी में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बनाता है? मास नंबर बनाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन किसमें? एक ऐसी स्पेशी में जिसमें कोई चार्ज ना हो, यानी कि न्यूट्रल स्पेशी में इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन कोई चार्ज स्पेशी है, यानी कि जिसमें चार्ज है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, तो हम उसे एटॉमिक नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है, आप आसानी से कर लोगे। या आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है और एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया है, लेकिन मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो आप आसानी से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो मास नंबर और न्यूट्रॉन की मदद से। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी
जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी है, तो बस आपको थोड़ा रिवाइज करना था क्योंकि आगे हमें इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, तो सारी बेसिक चीज़ें जो हैं हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। एक बार आप इसे देख लीजिए। तो बच्चों, आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन भी देखा, उसको रिवाइज भी किया। फिर हमने एसआई सिस्टम के बारे में, यूनिट्स के बारे में बात की। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे कैसे हमें चैप्टर में आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत एटम को हमने डिस्कस किया है। बाकी इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।